साल 2000 सैन फ्रांसिस्को। अमीर कादरी, एक अफगानी अमरीकी नागरिक, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देख रहा है। उसकी सौरा से कुछ साल पहले ही शादी हुई है। आज घर पहुंचकर देखा दरवाजे पे पार्सल आया है। अमीर का इंतजार खत्म हुआ। आज उसकी पहली किताब छपकर आई है। तभी फोन की घंटी बजी। पाकिस्तान से रहीम चाचा की आवाज इतने सालों बाद सुनकर वो खड़ा न रह सका और कहीं ठेक लगाकर बैठ गया। रहीम उसे अपने पास घर बुला रहे हैं, मगर देश छोड़े तो अमीर को 20 साल हो चुके हैं और अब वहाँ के हालात रहने लायक नहीं बचे। इतने दिनों बाद अमीर को अपने गांव घर की याद आ गई और कहानी 20 साल पीछे लौट गई। आज हम दो ऐसे दोस्तों की कहानी सुनेंगे जो जमीन, सरहद, वक्त, वजूद से कहीं बढ़कर है और आप सबके दिलों में वो छाप छोड़ जाएंगे कि ये दिल भी ऐसी दोस्ती को तरसेगा। 2007 की द काइट रनर, डायरेक्टर मार्क फ्रॉस्टर, IMDb रेटिंग 7.6। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। अमीर के बाबा अफगानिस्तान काबुल के एक रईस खानदान से ताल्लुक रखता है। स्वच्छंद नए विचारों और पुराने रूढ़िवादी मान्यताओं को न मानने की वजह से वो कट्टरवादी मौलवी समाज में थोड़ा नापसंद भी किया जाता है। इसके बावजूद वो बहुत परोपकारी है। दान दक्षिणा करने में यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, ना कि ऊपर वाले से मदद मांगते रहने के लिए। उनके इसी दयालुपन की वजह से लोग उन्हें अगा साहिब कहकर बुलाते हैं। उनके घर एक बहुत पुराना नौकर काम करता है, अली, जिसका बेटा है हसन। अमीर और हसन साथ ही बड़े हुए और हसन अमीर का एक लौता दोस्त है। और सच मानो ऐसा एक दोस्ती काफी होता है। खेल के मैदान में पतंग की लड़ाई चल रही है, तभी एक पतंग कट गई। सारे बच्चे एक और भागे, मगर हसन दूसरी ओर। अमीर उसके पीछे आते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आ गए? पतंग तो दूसरी तरफ गिरी होगी। हसन ने हंसकर कहा, पतंग यही गिरेगी। और ठीक किसी पक्के आम की तरह पतंग हसन के हाथ में आ गिरी। अमीर हैरान रह गया। हसन को कैसे पता चल जाता है कि हवा में कटी पतंग कहाँ गिरेगी? जब वो शाम को खेलकर वापस आया, बाबा अपने पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर रहीम खान से बात कर रहे हैं। अमीर मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। वो तो गली के लड़कों से भी खुद को नहीं बचा सकता जो उसके खिलौने छीन लेते हैं। वो तो हसन है जो हर बार मार खाकर भी हर बार उसे बचाता है। रहीम बोला, अभी वो बच्चा है, बड़ा होगा तो तुम्हारी तरह नहीं भी तो अपनी तरह का अच्छा इंसान बनेगा। यहाँ अमीर ने सीढ़ियों से सारी बातें सुन ली। जब जाते वक्त रहीम चाचा उसे अलविदा कहने आए, क्योंकि आज वो पाकिस्तान रवाना होने वाले हैं। अमीर बोला, बाबा मुझसे बहुत नफरत करते हैं ना, क्योंकि मैंने अम्मी को मार डाला। रहीम ने उसे समझाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और फिर बात को बदलते हुए उसने आमिर से पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? आमिर को कहानियां लिखने का शौक है। उसने कहानी लिखी है। रहीम चाचा ने उसकी कहानी पढ़ने के लिए मांग ली। हसन और आमिर बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं। उनका कोई काम एक दूसरे के बिना नहीं होता। एक दूसरे के कंधों में हाथ डाले पूरा शहर घुमा करते। इसी शहर में आसिफ नाम का लड़का रहता है जो अपनी उम्र के या उससे छोटे बच्चों को परेशान करता है। एक दिन उसने दोनों को एक साथ पकड़ लिया। उसका कहना है कि हम पाशून के रगों में ऊंचे घराने का खून बहता है और हसन को हजारा कहता है जिनका खून गंदा है। वो आमिर को नीचे तबके के लोगों से दोस्ती करने के लिए बुरा भला कहकर उसे उकसाता है। तभी हसन ने अपने हाथों में गुलेल टान कर उसे वहां से भाग जाने को कहा। आज नहीं तो कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, कहकर वो वहां से चला गया। दोस्त होने के बावजूद हसन को इस बात का इल्म है कि आमिर मालिक है और वो उसके यहाँ एक नौकर का बेटा। वो अपने हदों में रहना जानता है। फिर एक दिन आमिर को पाकिस्तान से रहीम चाचा का खत आया। लिखा है, उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। हसन को मालूम है कि वो अच्छी कहानियां लिखता है। आमिर ने इस बार एक जादुई प्याले के बारे में लिखा है। उस प्याले की खासियत ये है कि जब भी उसमें कोई अपने आंसू बहाता है, वो बदले में गिनकर मोतियां देती है। एक दिन एक आदमी को ये राज मालूम हो गया। वो बहुत ही गरीब था। कहानी के आखिर में वो मोतियों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में उसकी बीवी के खून से सनाई खंजर है। यानी अपनी आंखों से आंसू गिराने के लिए उसने अपनी बीवी को मार डाला। कहानी सुनकर हसन थोड़ी देर के लिए चुप खड़ा रहा,
फिर बोला, क्या वो आदमी प्याज काटकर आंसू नहीं बहा सकता था, बजाय कि एक इंसान को मारने के? उसके इस आसान हल से आमिर खामोश रह गया। घर में जब 2 बच्चे हो और जब लोगों से दूसरों की बढ़ाई और अपनी खामियां सुनते हैं तो अक्सर उनमें एक बराबरी की होड़ पैदा हो जाती है। आमिर उसे दूर से देखता कि क्यों हसन उससे बेहतर है। उसके बाबा का असर उस पे कम और हसन पे ज्यादा दिखने लगा है। वो उनकी तरह रहमदिल है, नेक है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और सच्ची दोस्ती तो उसके रगों में दौड़ती है। कभी कभी उसकी अच्छाई आमिर को गड़ने लगती। एक दिन आमिर ने बाबा को शराब पीते देखकर पूछा, बाबा, शराब पीना तो हराम है ना? बाबा बोले, तुम हर उस चीज को मत कबूल कर लेना जो तुम्हें स्कूल में मौला बताते हैं। हराम के मायने मेरी किताब में अलग है। मैं सिर्फ एक पाप को मानता हूँ, चोरी। हर पाप इसी के अलग अलग पहलू है। जैसे तुम झूठ कहकर किसी से सच सुनने का हक चुरा लेते हो, किसी की जान लेकर तुम उसकी जिंदगी चुरा लेते हो, उसकी बीवी से शौहर का हक और बच्चों के सर से बाप का साया चुरा लेते हो। आमिर चुपचाप खिड़की से बाहर काम में मशरूफ हसन को कबूतरों को पिंजरे में भरते हुए देख रहा है। अगले दिन हसन का जन्मदिन है। आमिर ने उसे एक विदेशी गुलेल तोहफे में दी। आज आगा साहिब हसन का पसंदीदा पतंग लेने बाजार जा रहे हैं। नई गाड़ी में भी बाबा ने हसन को ही आगे बिठाया। दुकानों में इतनी रंग बिरंगी पतंग देखकर हसन की आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा का हसन को इतनी तवज्जो देते देख आमिर को जलन होने लगी। हसन ने काले और सफेद रंग का एक शानदार पतंग चुना। शाम को खाने पे रहीम चाचा आए हुए हैं। हसन के पिता अली ने उनका पसंदीदा गोभी के कोफ्ते बनाए हैं। घर के मालिक हो या नौकर, सब में काफी घरवा माहौल है। सभी की अपनी जगह है इस घर में, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं। कल पतंग का मुकाबला होने वाला है। बाबा ने उस साल की बात छेड़ी जिस साल उन्होंने 14 पतंग काटी थी। अगले दिन हसन मांझा बना रहा है। उसे पूरा भरोसा है कि आमिर आज पतंग उड़ाने में आगा साहिब से भी आगे निकल जाएगा। आमिर थोड़ा घबराया हुआ है, मगर हसन के जोश ने उसका सारा डर भुला दिया। आज 2 दोस्त पूरे काबुल से हवाई मुकाबला करेंगे। सुबह से बाजार में बहुत चहल पहल है। आसमान लाल, पीले, हरे, नीले पतंगों से आबाद है। फिर आई आमिर और हसन की बारी। पतंग की डोर भले ही आमिर के हाथ में है, मगर उसे कैसे उड़ाना है ये हसन बता रहा है। एक एक कर दोनों मिलकर पतंग काटने लगे। 1 से 2, 2 से फिर 3, 4, 5 करते करते गिनती 12 तक पहुंच गई। आगा साहिब और रहीम चाचा भी जोश में आ चुके हैं। आज तो लगता है उनका रिकॉर्ड टूट कर रहेगा। ऐसा करते करते आसमान में सिर्फ 2 ही पतंग रह गई, नीली और काली। ये जो काटेगा जीत उसकी होगी। आमिर और हसन के तालमेल ने आखिरी पतंग को भी मात दे दी। वो जीत गए। हसन ने उसे गले से लगाकर खुशी खुशी इस जीत का सेहरा अपने दोस्त आमिर के सर पर सजा दिया। नीली कटी पतंग लेने हसन उस ओर भागा। आमिर ने कहा, दोस्त जरूर लेकर आना। हसन ने भागते हुए कहा, तेरे लिए 1000 बार लाऊंगा। अब हसन को आने में काफी देर हो गई। आमिर उसे ढूंढने निकला। किसी दुकानदार से पता चला नीली पतंग पकड़े एक लड़के का पीछा कुछ बदमाश बच्चे कर रहे थे। आमिर भागता हुआ उस ओर गया। सूनी सड़क पर वो बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे हसन को घेरे आसिफ और उसके दोस्त दिखे। आमिर वहीं छुपकर देखने लगा। आसिफ ने कहा, हम तुझे जाने देंगे, बस ये पतंग हमें चाहिए। हसन बोला, ये आमिर का है, मैं ये नहीं दे सकता। उन लोगों ने पहले तो आमिर के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। जब वो नहीं माना तो आसिफ ने अपने पतलून की बेल्ट उतारकर उसे बहुत मारा, मगर हसन ने उन्हें वो पतंग नहीं दी। यहाँ आमिर डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि हसन को बचाने जाए, जो कि हर बार अपने आमिर के लिए खड़ा रहा। वो एक कायर निकला। जब वो लड़के भाग गए, हसन को उस तरफ आता देख आमिर चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गया, जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। घर पहुंचकर बाबा ने आज की जीत की खुशी में आमिर की पीठ थपथपाई। अब हफ्तों बीत गए, हसन नजर नहीं आया। आमिर ने उसके पिता अली से पूछा तो उसने बताया कि वो घर का काम कर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है, किसी को कुछ बताता भी नहीं। कुछ हुआ है क्या उसे बेटा? आमिर ने घबरा कर कहा, नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अली पिता है, वो जानता है कि उसके हसन को कुछ तो हुआ है। पर जब आमिर ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी
वो समझ गया और बात आगे नहीं बढ़ाई। यहाँ जब आगा साहिब को हसन का मालूम हुआ, वो सोच में पड़ गए, क्योंकि आमिर और हसन कभी अलग नहीं रहे और एक हफ्ता बीत गया, उनमें बातें नहीं हो रही। उन्होंने आमिर से कहा, ये जो कुछ भी तुम दोनों के बीच चल रहा है उसे खत्म करो। अगले दिन आमिर हसन से मिलने गया। हसन को उस दिन के बारे में नहीं मालूम कि आमिर वहां पर था, ना ही उसने आमिर से कुछ कहा कि उसे मारा गया है। आमिर के अंदर एक द्वंद चल रहा है कि उसने गलत किया है और हसन ने खुद को बेहतर साबित किया है। वो हसन को नीचा दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हसन भी गलतियां करे। आमिर की नजर में उसका गिरेबान मैला हो चुका है, तो भला हसन बेदाग कैसे रह सकता है। उसने हसन को लड़ने को कहा, उसे कायर कहा, उस पे जमीन पर पड़े अनार से मारने लगा और कहने लगा, तुम भी मारो मुझे, मारो। पर बदले में हसन ने एक अनार उठाकर अपने माथे पर रगड़ दिया। लो, यही चाहते हो ना तुम। उस दिन आमिर ने अपने बाबा से एक अजीब बात कह दी, जिसे सुनने की उम्मीद बाबा को नहीं थी। उसने कहा, आप अली को नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते। बाबा ने गुस्से में गरजते हुए कहा, अली को निकाल दो? वो तब से यहाँ है जब वो तुम्हारी उम्र का था। उसने 40 साल इस घर को दिए हैं। मैं उसे जीते जी कभी नहीं निकालूंगा और ना ही हसन कहीं जाएगा, समझे तुम। आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। कुछ दिन बाद आमिर का जन्मदिन आया। जश्न में शहर के नामी ग्रामी लोग शामिल हैं, मगर आमिर का दिल नहीं लग रहा। कैसे लगता, वो हसन से प्यार तो करता है, मगर इस वक्त उसके सर पे एक ही जिद सवार है, हसन को गलत साबित करने की, उसे छोटा दिखाने की, ताकि खुद की गलतियों को दबा सके, ताकि खुद से नजरें मिलाकर कह सके, हसन था ही मार खाने लायक, हसन है ही बुरा। और अगले दिन आमिर ने गलतियों की सारी हदें पार कर दी। उसे मालूम है कि बाबा को चोरी नापसंद है। उसने हसन की गैर मौजूदगी में उसके सिरहाने तले जन्मदिन में मिले बाबा की दी घड़ी छुपा दी, हसन को चोर साबित करने के लिए। जब अली और हसन बाजार से वापस आए और आगा साहिब ने उससे सवाल किया, तुमने आमिर की घड़ी चुराई है? हसन ने एक बार आमिर की तरफ देखा। आमिर उसे नजरें ना मिला सका और उसने इल्जाम कबूल कर लिया। आगा साहिब बोले, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तक अली के लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने हसन का चेहरा देखा, वो चोरी कर ही नहीं सकता। ये खानदानी नौकर मालिक की गाली को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर दामन पे लगा दाग नहीं। और चोरी तो किसी ईमानदार के लिए बहुत बड़ा इल्जाम है। आगा साहिब ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसी दिन अली और हसन उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और हसन के चले जाने के साथ इस घर की बरकत की रुखसती हो गई। 1979 की वो शाम आई जब रूस ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। आगा साहिब वैसे ही अपनी कड़वी ज़बान के लिए बदनाम थे। उन्हें मालूम है कि रूसी सैनिक उनके दरवाजे पर जरूर दस्तक देंगी और उस वक्त आमिर को महफूज रखना उनके लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने ये घर रहीम चाचा की देखरेख में छोड़ सरहद पार करने के लिए कुछ कीमती सामान लेकर आधी रात को निकल गए। सरहद पार करते हुए एक बंदूक पकड़े रूसी सैनिक ने उनकी गाड़ी में बैठी एक औरत के साथ जब बदतमीजी की, उस औरत के हाथ में एक महीने भर का बच्चा भी है। तब आगा साहिब उठ खड़े हुए। आमिर ने बाबा को रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। हसन भी इसी तरह निडर होकर खड़ा रहता। ये बात कभी आमिर में दिखाई नहीं थी। तभी एक बड़े रूसी अधिकारी ने आकर उनकी गाड़ी को जाने दिया। उस औरत के आदमी ने उन्हें शुक्रिया कहा। सरहद की आखिरी रात आगा साहिब ने अपने देश की मिट्टी को मुट्ठी भर चूमकर अपने जेब में भर ली। फिर क्या पता कब वापस आना हो। इस तरह वो अमेरिका में आ बसे और बहुत साधारण जिंदगी गुजारने लगे। कौन सोच सकता है कि लाखों रुपए दान करने वाला आज एक छोटी सी दुकान में बैठा हुआ है, इसी आस में कि कब उसे अपने देश वापस जाने का मौका मिले। मगर हर सपना पूरा नहीं होता, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आगा साहिब की सबसे बड़ी जागीर तो उनके साथ है, आमिर। धीरे धीरे दिन बदले, धंधा भी बदला। फिर आया वो दिन जब आमिर ने कॉलेज की डिग्री हासिल की। बाबा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, पर आमिर को छोटे से ही कहानियां लिखने का शौक था। बाबा मान गए। उस दिन बाबा ने रईसों की तरह अपने बेटी की खुशी को लोगों से बांटा। एक दिन आगा साहिब ने आमिर को जनरल इकबाल से मिलवाया। उनका परिवार हाल ही में सैन फ्रांसिस्को आया है। जनरल की बेटी सोहरा एक झलक में ही आमिर को भाग गई और ये बात बाबा ने भाप ली। आमिर को मालूम हुआ कि उसे भी पढ़ने का शौक है।
वो एक दिन उसकी लिखी एक कहानी लेकर गया, मगर जनरल ने उसे 2 बातें सुनाकर भगा दिया। अब यहाँ बाबा को कुछ हफ्तों से खांसी की शिकायत रहने लगी। आमिर का ज्यादातर समय बाबा को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर काटने में लगने लगा। सोहरा उसके जहन में तो है, पर फिलहाल बाबा ज्यादा जरूरी है। एक दिन आगा साहिब से मिलने जनरल और उसका परिवार हॉस्पिटल आया, जहां सोहरा और आमिर के बीच में रह गई कहानी दोबारा शुरू हो गई। बाबा के घर आने के बाद एक दिन आमिर ने उनसे अपने दिल की बात कह दी कि सोहरा उसे पसंद है। बाबा अगले दिन बकायदा सोहरा का हाथ आमिर के लिए मांगने गए। सोहरा की हामी देख उसके माँ बाप राजी हो गए। जल्द ही उनकी शादी का दिन आया और उसके कुछ दिन बाद बाबा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चल बसे। इसके साथ कहानी आज पे आ गई। आमिर को पाकिस्तान जाना होगा। बाबा के जाने के बाद रहीम चाचा का बुलावा वो टाल नहीं सकता। पेशावर पहुंचकर रहीम चाचा ने बताया कि पिछले साल ही वो काबुल छोड़कर यहाँ आए हैं। तालिबानियों ने अफगानिस्तान को इंसानों के रहने लायक नहीं छोड़ा। फिर आमिर ने उन्हें सोहरा की तस्वीर दिखाई, लेकिन बच्चे के सुख से खुदा ने उन्हें नहीं नवाजा। रहीम बोला, मैं आगे जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। हसन मर चुका है। तुम्हारे और आगा साहिब के अफगानिस्तान छोड़ देने के बाद मैंने घर की देखभाल के लिए कई नौकर बदले। उनमें से कुछ चोर थे और कुछ आलसी। कुछ साल पहले मैं हसन और उसकी बीवी बच्चों को वापस ले आया। उसने घर को फिर से घर बना दिया। जिंदगी अच्छी कट रही थी कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे पिछले साल यहाँ पेशावर इलाज के लिए आना पड़ा। मेरे आने के कुछ दिन बाद घर पे तालिबानी आए। उन्होंने हसन को परिवार लेकर यहाँ से चले जाने को कहा, पर वो घर छोड़कर जाने को राजी नहीं हुआ। तालिबानी ने दोनों को मार डाला और उसके बेटे सोहराब को उठा ले गए। तुम्हें उसे लेने जाना होगा। आमिर को अफसोस तो बहुत हुआ, मगर वो अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं जाना चाहता। तब रहीम चाचा ने जो कहा वो सुनने की उसे उम्मीद नहीं थी। हसन के शरीर में आगा साहिब का खून है। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते हुए गुजर गई। उम्र भर का अकेलापन काटना बहुत मुश्किल होता है। आगा साहिब की ही औलाद था हसन। अली की बीवी उसे बहुत पहले छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि अली उसे औलाद ना दे सका। बाद में आगा साहिब ने हसन को उसे पालने के लिए दे दिया। हसन तुम्हारा भाई हुआ और उसके बेटे को बचाना तुम्हारा फर्ज। फिर उसने हसन की एक चिट्ठी उसे थमाई, जो उसने कुछ समय पहले आमिर के लिए लिखी थी। आमिर ने एक गहरी सांस लेकर चिट्ठी खोली। लिखा है, मेरे बचपन के दोस्त आमिर, आशा करता हूँ ये खत तुम्हें अच्छी सेहत के दौरान मिले। मैं अपने बेटे की तस्वीर साथ भेज रहा हूँ। उसका नाम सोहराब है। उसे मैंने तुम्हारी दी गुलेल भी चलाना सिखाया है। अक्लमंद बच्चा है, पर सच बताऊं, काबुल अब बच्चों के रहने लायक नहीं रही। यहाँ खुलेआम सिर्फ खून खराबा होता है और आने वाली पीढ़ी भी यही सीखती है। मैं दुआ करता हूँ कि जो काबुल मैंने तुमने जिया है वो एक दिन वापस लौट आए, जब काबुल की सड़कें फूलों से एक बार फिर आबाद हो जाए, वहीं संगीत सुनाई दे और लोग फिर से बंदूकों की जगह पतंग हाथ में उठा ले। दुआ करता हूँ कि वो दिन भी आए जब तुम हमारे गुजरे बचपन की जगह लौट आओ, जहाँ आगा साहिब के इसी घर में तुम्हारा एक पुराना वफादार दोस्त तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलेगा। हसन। चिट्ठी खत्म होते होते आमिर की आंखें भर आई। उसे कभी मौका नहीं मिला हसन से सुलह करने का। हसन ने आखिरी दम तक बाबा के घर की हिफाजत की, उन यादों की जो हम सब ने साथ बिताए थे। आमिर ने सोहरा को फोन लगाया और उसे पूरी बात सुनाई। मैं सोहराब को लेने काबुल जा रहा हूँ। वो रास्ते, वो मोहल्ला अब पहले जैसा नहीं रहा। रूसी तो चले गए, पर अब तालिबानी छोड़ गए हैं। वो यतीम खाने पहुंचा, मगर वहां के केयरटेकर ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब आमिर बोला, इस फोटो में बच्चे का पिता मेरा भाई था और मैं इसे वापस लेने आया हूँ, अपने साथ अमेरिका ले जाने। तब उस आदमी ने बताया, यहाँ हर हफ्ते तालिबानी एक बच्चा लेकर जाते हैं, ज्यादातर लड़कियां और कभी कभार लड़के भी। वो बच्चे कभी वापस नहीं लौटते। उन बच्चों के बदले हमें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिससे इन बाकी बच्चों का पेट पलता है। मुझे मालूम नहीं कि ये सही है या गलत, मगर मुझे ये करना पड़ता है। इसलिए मैंने इंसाफ नाइंसाफी ऊपर वाले के हाथ छोड़ दी है। सोहराब को वो पिछले हफ्ते ले गए। आमिर ने पूछा, वो कहाँ मिलेगा? गाजी स्टेडियम में हाफ टाइम के बाद वो भाषण देने आएगा, उसी के पास बच्चा है। वहां से निकलने के बाद आमिर एक बार अपने घर गया
और वहां से एक अनार के पेड़ के पास, जहां पेड़ के तने पे आज भी लिखा है आमिर और हसन अफगान के शहजादे। गाजी स्टेडियम में एक सफेद पोशाक में आदमी दिखा। आमिर ने उसके आदमियों से कहा कि उसे उससे कुछ काम है। अंदर कमरे में जब वो आदमी आया, उसने आमिर की नकली दाढ़ी मूंछ खुलवाई। वो आमिर को पहचान गया है और वो सफेद कपड़ों वाला आदमी और कोई नहीं, वही बदमाश बच्चा आसिफ है। आमिर ने कहा, मैं सोहराब को लेने आया हूँ। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को लाया गया, जो गर्दन झुकाए खड़ा है। उसके दोनों पैरों में घुंघरू बंधे हैं। गाना बजते ही वो नाचने लगा। आसिफ बोला, तुम जैसे कायर देश छोड़कर अमेरिका भाग गए, तो अब क्या लेने आए हो? यहाँ से भाग जा, जैसे कि तू बचपन में करता था। मगर आज आमिर को हसन के लिए लड़ना होगा, उसके बेटे के लिए बोलना होगा। आमिर बोला, सोहराब के बिना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आसिफ ने उसे खूब मारा। इस बीच ठीक हसन की याद दिलाते हुए सोहराब ने अपनी जेब में रखी गुलेल आसिफ के आगे तान दी। ऐसा ही तो हसन भी किया करता था। गुलेल ने आसिफ की एक आंख फोड़ दी और दोनों खिड़की के रास्ते भाग गए। बाहर गाड़ी तैयार थी। जैसे तैसे वो सरहद पार कर पेशावर पहुंचे। रहीम चाचा पिछली रात ही चल बसे। रात उन्होंने उन्हीं के घर में गुजारी। अगली सुबह सोहराब आमिर को कहीं नहीं मिल रहा। बहुत ढूंढने पे वो घर पर ही मिला। दरअसल सोहराब छुप गया था, क्योंकि वो लोग रोज सुबह उसे लेने आते थे। उसने कहा, अच्छा हुआ अम्मी अबू जिंदा नहीं तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाता। आमिर ने उसे गले से लगा लिया और बताया कि वो उसके अब्बू को जानता है, वो भाई जैसे थे। तुम अब महफूज हो। कुछ दिन बाद वो अमेरिका के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पे सोहरा उनका इंतजार कर रही है। कुछ दिनों बाद घर पे आज आमिर सोहराब को पतंग उड़ाना सिखा रहा है, जैसे हसन और वो बचपन में उड़ाया करते थे। तभी एक पतंग आमिर ने काट दी और उस कटी पतंग को लेने आमिर भागा, जैसे हसन भागा करता था और कहता था, तेरे लिए 1000 दफा मेरे दोस्त। इसके साथ कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्ती बड़ा बेमिसाल व्यापार है। ये वो बराबरी का कारोबार है जिसमें घर बार नहीं देखा जाता, अमीर गरीबी, नफा नुकसान नहीं देखा जाता। ये दुनिया वालों को भले ही कितना भी घाटे का सौदा क्यों ना लगे, पर इसमें एक जिगरी दोस्त जीतकर हम सब हारने को तैयार रहते हैं। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।